दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के फ्रेम पर, उसकी बनावट पर बात कर रहे हैं। इस बनावट में आपको बाहरी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। हम उसके आंतरिक तत्व को समझने की, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली मेरा विश्वास है कि आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, बशर्ते कि साथ साथ आप स्वतंत्रता आंदोलन को भी पढ़ रहे होंगे या इससे पहले पढ़ चुके होंगे। अगर अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इन्हें सेव करके रख सकते हैं। जब भी आप स्वतंत्रता आंदोलन के टॉपिक को पढ़ेंगे, तब इन्हें जब फिर से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से आंदोलन के प्रति आपकी जो दृष्टि है वो थोड़ी सी ज़्यादा व्यापक होती जा रही है, समझ गहरी होती चली जा रही है, और फिर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको डिफरेंट तरीके से समझ में आने लगे हैं। और इनफैक्ट यह इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अब मैं आज आपसे इस बात पर बात करने जा रहा हूं कि जब मैं कहता हूं डेमोक्रेटिक अंदाज का है, या हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी जो पद्धति है वो लोकतांत्रिक रही है, तो उसका अर्थ क्या हुआ। तो यहां मैं आपको लोकतंत्र के उस अर्थ से खासकर परिचित कराने जा रहा हूं जो हमें स्वतंत्रता आंदोलन को समझने में मदद करेगा। राइट। तो आइए अब इसे थोड़ा सा देखते हैं। सामान्य तौर पर आप जो राजनीति शास्त्र में परिभाषा पढ़ाई जाती है उसे किनारे कर दें। लोकतंत्र का यहां सीधा सा अर्थ जो हमें दिखाई देता है वो कुल मिलाकर यह कि जो शक्ति है, जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर कहने का मतलब है जो सरकार की ताकत है, वह किस प्रकार से धीरे धीरे एक व्यक्ति के हाथ से निकलकर अनेक व्यक्ति, देश के बारे में, लोगों के बारे में डिसीजन कौन ले रहा है। अगर एक ही व्यक्ति ले रहा है तो उसे हम कहते थे राजा। एक व्यक्ति था, उसे हमने नाम दिया राजा, तो वो राजतंत्र हो गया। अगर एक व्यक्ति से हटकर कुछ और व्यक्ति ले रहे हैं या व्यक्तियों का समूह ले रहा है तो उसे हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं कैबिनेट। अब देखिए कि भारत में भी, या जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो रियल में डिसीजन लिए जाते हैं, वो कैबिनेट के जरिए लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल के जरिए लिए जाते हैं। अब भारत के संदर्भ में इस बात को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अगर हम इसे और डेमोक्रेटाइज करें तो फिर अगला जो चैलेंज का निर्णय निरस्त हो जाएगा। ये बात अलग है कि हमने पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की बना रखी है, व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि संसद में वो पारित हो ही जाएगा, अगर हम भारत के संदर्भ में कहें तो। अब आप व्यक्ति राजतंत्र हुआ, फिर कैबिनेट, कैबिनेट से हम संसद तक आ गए। लेकिन क्या संसद भी हमेशा के लिए है? 5 साल के लिए ही है। संसद में फिर चुनाव होंगे संसद के लिए। तो अंततः जो पावर है वो कहां पहुंच रही है? लोगों तक पहुंच रही है कि अब लोग फैसला करेंगे कि संसद में कौन हमारा प्रतिनिधित्व करे। तो दोस्तों, यहां आपको एक प्रवृत्ति बहुत क्लियर दिखाई दे रही होगी कि जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली सत्ता का विकेंद्रीकरण है, कि सत्ता कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंचाई जा सके। आप देखिए कि हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जब कही जाती है उसका मतलब क्या हुआ कि अपने गांव के बारे में हमारी पंचायत निर्णय लेती है, वहां के लोग निर्णय लेते हैं कि हमारे गांव में हमें क्या जरूरत है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, वो सब निर्णय लेती है। तो यानी कि हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इसे स्वतंत्रता आंदोलन के चरित्र पर अप्लाई करके देखते हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि 1858 से पहले हम पर ब्रिटिश कंपनी का शासन था, लेकिन जब सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, ब्रिटिश कंपनी को बिल्कुल पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती, तो वे फिर बीच बीच में एक्ट लेकर आने लगे। और देखिए, जो वो एक्ट ला भी रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट एक्ट ला रही है, और उस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी जिस तरीके से भारत पर शासन कर रही है उस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश कर रही है। नियंत्रण, पहला ऐसा जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। अगर आप इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो याद कीजिए 1765 को, कि 1765 में भारत में क्या हुआ था।
इसी ब्रिटिश कंपनी ने भारत की 3 शक्तियों को एक साथ पराजित करके दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी थी। ध्यान आया आपको? तो 65, तो जब इतनी शक्तिशाली होगी ब्रिटिश कंपनी तो सीधी सी बात है कि वो मनमानी करने लगी, कुछ उसके इस तरह के कार्यवाहियां होने लगी जिस पर आप यूं कह लीजिए कि बहस छिड़ने लगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये जो 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, नाम है देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि हम अब आपको रेगुलेट करेंगे, आप बिल्कुल छूट नहीं देंगे, 100% आप नियंत्रण मुक्त नहीं होंगे। तो बेसिकली ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन के संसद के नियंत्रण के संबंध में बनाया गया पहला एक्ट है। सीधी सी बात है, पहला कानून है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि बीच बीच में जो पार्लियामेंट है वो इस तरह के एक्ट लाती रही है। 1833 का एक्ट आया, फिर 1853 का एक्ट आया, और उसने खासकर ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश बढ़ती चली गई, यह दिखाई देता है। इसके बाद आप जानते हैं कि 1858 का एक्ट आया प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आप देखिए कि क्या होता है कि 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार हो जाता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बीच का जो दौर है कुछ हुआ नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे संगठन थे, वो अपनी बातें रखते थे और बाकायदे उन बातों का कुछ न कुछ प्रभाव तो होता ही था। तो पहली बार भारतीय प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 1858 के 3 साल बाद एक एक्ट आया जिसे कहा जाता है भारतीय परिषद एक्ट 1861। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। तो यह बात, मुझे लगता है कि ये बातें आपको खासकर डेमोक्रेसी के बारे में एक परिचय देंगी। इसमें क्या व्यवस्था की गई? पहली जो व्यवस्था की गई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-3 केवल 1-2 बातें रखूंगा मैं आपके सामने, कि वायसराय होता था, मैं आपको बता चुका हूं। तो वायसराय की एक काउंसिल होती थी, जैसे आजकल कैबिनेट होती है उसी तरह की एक काउंसिल होती थी जिसमें कुछ सदस्य होते थे जिनको अलग अलग जिम्मेदारी वायसराय दे देते थे। और ये जो काउंसिल होती थी, खासकर वायसराय इनसे डिस्कस करते थे किसी भी मामले में, और डिस्कस करने के बाद फिर फैसला करते थे। तो अभी तक हमारे जो वायसराय होते थे वो सर्वे सर्वा होते थे। सर्वे सर्वा मतलब वो जो कहेंगे वही होगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, आप सलाह दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन वो वायसराय के ऊपर होता था। तो पहली बार ये किया गया कि ये जो काउंसिल है, काउंसिल के सदस्य जो होते थे, इनको अभी तक कोई अधिकार नहीं थे, तो इनको अधिकार दिए गए। ऐसा नहीं है कि वायसराय इनकी सब बातों को रिजेक्ट कर दे, कुछ इनके भी अधिकार दिए गए। तो देखिए, एक व्यक्ति के हाथ से निकल करके परिषद के हाथों में आ गए, और इसी एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई, वहां भी अंग्रेजों का ही शासन था। ये सब उस समय प्रांत, आज की भाषा में कह लीजिए कि प्रांत बन चुके थे। तो मद्रास और जो मुंबई है, आज की भाषा में अगर हम कहें तो चेन्नई और जो मुंबई है, वहां की जो सरकारें थी उनको भी कुछ अधिकार दे दिए गए। तो पहले ही अधिकार किसके पास थे? सीधे सीधे वायसराय के पास थे। उनको भी कहा गया कि नहीं, आप कुछ मामलों में आप खुद निर्णय लीजिए। तो यहां भी आपको डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो वायसराय की जो विधायी परिषद थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो वायसराय को सलाह देने का काम करती थी, उसमें पहली बार 3 भारतीय सदस्यों को नॉमिनेट किया गया। याद रखिए कि सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है, सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर चुनाव होता तो क्या होता? कुछ लोग चुन करके भेजते, तो किसी भी सदस्य का चुनाव हो सकता था। भारतीय नेता, भारतीय पढ़े लिखे लोग, जिनको भी आप चुनाव का अधिकार देते, वो चुन करके भेज देते। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे। अंग्रेज ये चाहते थे कि हम अपनी पसंद के लोगों को नामजद करें, नॉमिनेट करें। जैसे आप देखिए, राज्यसभा में भी 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं ना। तो जिनको भी राष्ट्रपति चाहे वो नॉमिनेट कर दें। तो यहां वायसराय कैसे लोगों को नॉमिनेट करेगा? भले वो भारतीय ही हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करेगा जो उसके हां में हां मिलाएं। लेकिन
कहने को उनके पास हो गया कि भैया देखिए डेमोक्रेसी को लेकर के चल रहे हैं, राज्य तो हमारा है, लेकिन अपनी काउंसिल में हमने आपके 3 लोगों को शामिल कर लिया और ये 3 भारतीय हैं। लोगों को लगेगा हाँ भारतीय, अब ये भारतीय कौन है और क्या करेंगे वो बात अलग है। तो यहाँ जो नॉमिनेटेड होते हैं और जो इलेक्टेड होते हैं उसके अंतर को आपको थोड़ा समझ कर चलना पड़ेगा। तो 3 सदस्य नॉमिनेट कर दिए गए। पटियाला के महाराज उसमें से एक थे, बनारस के राजा एक थे और सरदिनकर राव थे। चलिए खैर इनको छोड़ते हैं। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि 1861 का एक्ट आ गया तो बिल्कुल डेमोक्रेसी ही आ गई। धीरे धीरे बढ़ेगा ना, अचानक तो हो नहीं जाएगा। कोई सत्ता इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। इसके बाद फिर जो दूसरा एक्ट आया वो आया, नेक्स्ट एक्ट हम कहें, दूसरा एक्ट नहीं कहें, नेक्स्ट कहें, भारतीय परिषद एक्ट ही इसका नाम था। 1892 में, 1892, ध्यान दीजिए जब भी आप इतिहास पढ़ें तो जो समय होता है, जो काल होता है, वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठना चाहिए, क्योंकि वो जो काल है, जैसे 1892 मैंने कहा, तो यही अपने आप में बहुत सी बातें स्पष्ट कर देगा। तो यहाँ कौन सी बात स्पष्ट हो रही है? स्पष्ट यह हो रही है कि यह जो एक्ट आया है 1892 का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बने हुए 7 साल हो गए थे। 85 में कांग्रेस बन गई थी और कांग्रेस बनने के बाद इसकी एक्टिविटी शुरू हो गई थी। और इस खासकर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, या कह लीजिए कि जो उस समय दल बना, उसकी एक अखिल भारतीय पहचान थी, उसे मान्यता दी गई थी। अभी तक जो छोटी छोटी पार्टियां थी उन्हें अखिल भारतीय मान्यता नहीं थी, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये पूरे देश के बिहाफ पर जो बात कहती थी तो ये था कि हिंदुस्तान ये बात कह रहा है, हिंदुस्तान ये मांग रहा है, और अंग्रेज भी इसे स्वीकार करते थे। तो सीधी सी बात है कि इन 7 सालों में जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगे रही होंगी, उन मांगों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया होगा। तो इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में यह किया गया कि जो काउंसिल थी जो वायसराय की, तो उसमें कहा गया कि नहीं चलो अतिरिक्त जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या हम बढ़ा देते हैं। भाई बढ़ा देते हैं इसका मतलब है कि फिर इससे हम डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है, सदस्य बढ़ गए। और फिर यह हुआ कि जो बजट बनता है, आज भी देखिए बजट बनता है, सरकार का जो बजट है, उस बजट पर बहस करने की परमिशन होगी। पहले बहस नहीं होती थी, बस अंग्रेजों ने जो चाहा, वायसराय ने जो चाहा, बजट पारित हो गया। तो अब है कि नहीं, उस पर बहस होगी। ये बात अलग है कि बहस के बारे में कुछ प्रतिबंध रहेंगे, लेकिन बहस की जाएगी। अब ये बहस करना क्या है? डेमोक्रेसी की तरफ इशारा कर रहा है कि ऐसा नहीं कि आप मनमानी तरीके से बजट पास कर दोगे, जिस पर जितना खर्चा करना चाहोगे कर लोगे। नहीं, हम उस पर सवाल उठाएंगे। ठीक है, आपको अधिकार है, आप हमारी बातों को रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन जब बहस होगी तो वो बहस अखबारों में आएगी, लोगों को तो पता लगेगा कि भाई देश क्या चाह रहा है, भारत क्या चाह रहा है, और अंग्रेज उसमें से क्या दे रहे हैं, क्या रिजेक्ट कर रहे हैं। बहस से ये भी पता लगेगा कि आप धन का कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि धन कहाँ से जा रहा था ब्रिटेन के पास, हमारे यहाँ से जा रहा था। तो आप हमारे यहाँ के धन का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, बहस में ये सारी बातें आएंगी। तो यहाँ फिर आपको एक डेमोक्रेटिक करेक्टर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी तरह से आगे हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि आज वक्त हो चला है तो आज मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी।